24 फरवरी 2022 वो दिन जब दुनिया का नक्शा हिल गया। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रशिया के टैंक्स शहरों में घुस रहे थे, फाइटर जेट्स आसमान में घूम रहे थे और मिसाइल्स की बरसात हो रही थी। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया का सबसे ताकतवर लीडर है, उसने ये फैसला ले लिया था कि यूक्रेन अब आजाद नहीं रहेगा। मगर यूक्रेन के लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उसने फौरन दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया, हम लड़ेंगे, हम अपनी आजादी के लिए फाइट करेंगे। ये सिर्फ एक रशिया और यूक्रेन की जंग नहीं थी, बल्कि नाटो, अमेरिका, चाइना और पूरी दुनिया इस जंग का हिस्सा बन चुकी थी। ये सिर्फ बारूद और गोलियों का मुकाबला नहीं था, बल्कि ताकत और पॉलिटिक्स का खेल था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इस जंग की जड़ें बहुत ही पुरानी है। ये कहानी 1991 से शुरू होती है, जब यूक्रेन रशिया से आजाद हुआ था। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मुल्क था जो रशिया और बाकी 14 कंट्रीज से बना हुआ था। जब ये मुल्क टूट गया तो यूक्रेन एक आजाद मुल्क बन गया। मगर रशिया ने कभी भी यूक्रेन की आजादी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। रशिया का मानना था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है और वो कभी रशिया के असर से बाहर नहीं जा सकता। सोवियत यूनियन टूटने से पहले रशिया और यूक्रेन एक ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए थे। दोनों के दरमियान लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेड के रिश्ते मजबूत थे। मगर जैसे ही यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हार थी। शुरू में दोनों ही मुल्क एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन की इकोनॉमी वीक थी और रशिया ने उसकी मदद भी की। मगर धीरे धीरे यूक्रेन वेस्ट की तरफ झुकने लगा और ये बात रशिया को पसंद नहीं आई थी। 1997 में नाटो ने अपनी मेंबरशिप बढ़ाने का फैसला किया। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो अमेरिका और यूरोप के स्ट्रॉन्ग कंट्रीज से बना हुआ है। जब पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक नाटो का हिस्सा बने तो रशिया को लगा कि वेस्ट उसको घेर रहा है। पुतिन ने वार्न किया कि अगर नाटो यूक्रेन तक पहुंचा तो ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। रशिया हमेशा से ये चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस पुराने सोवियत मुल्कों पे बना रहे, मगर नाटो का एक्सपेंशन उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। पुतिन का कहना था कि अगर नाटो ने यूक्रेन को भी अपने साथ मिला लिया तो रशिया यूरोप से बिल्कुल अलग हो जाएगा। 2004 में यूक्रेन में हुई ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जिसमें लोग विक्टर युशचेंको को सपोर्ट कर रहे थे, जो प्रो वेस्ट लीडर था। रशिया विक्टर यानुकोविच को सपोर्ट कर रही थी, जो रशिया का दोस्त माना जाता था। मगर यूक्रेन के लोगों ने प्रोटेस्ट करके प्रो रशिया लीडर को हटा दिया, यानी कि विक्टर यानुकोविच को हटा दिया। ये रेवोल्यूशन रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इस वक्त पुतिन को समझ आने लगा कि यूक्रेन धीरे धीरे उसके कंट्रोल से निकल रहा है। ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद यूक्रेन और ज्यादा यूरोप और नाटो के करीब होता गया, जो पुतिन के लिए एक और टेंशन बन गया। विक्टर यानुकोविच, जो ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद हटा दिए गए थे, 2010 में रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। जब 2014 में वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो यूक्रेन के लोगों की नजर में अनपॉपुलर होने लगे। जब यानुकोविच ने रशिया के साथ एक ट्रेड डील साइन की थी और यूरोपियन यूनियन से डील रिजेक्ट कर दी, तब यूक्रेन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इस प्रोटेस्ट को यूरोमेडन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हजारों लोग कीव की स्ट्रीट्स पर आ गए और उनका मुतालबा था कि यूक्रेन का फ्यूचर यूरोप के साथ होना चाहिए, रशिया के साथ नहीं। प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि यानुकोविच को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वो रशिया से भाग गए। ये मोमेंट पुतिन के लिए एक वार्निंग बन गया। उसने देखा कि यूक्रेन उसके हाथ से निकल रहा है और उसने फौरन अपना पहला मिलिट्री स्टेप उठाया, क्रीमिया पर कंट्रोल हासिल करना। क्रीमिया यूक्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा था, जहां रशिया का एक बहुत बड़ा नेवल बेस भी था। मार्च 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर फुल मिलिट्री कंट्रोल हासिल कर लिया और क्रीमिया को अपने मुल्क का हिस्सा अनाउंस कर दिया। पुतिन ने कहा कि क्रीमिया के लोग रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन
दुनिया ने इस एक्शन को इलीगल कहा। अमेरिका, नाटो और यूरोप ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाई, मगर कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। पुतिन ने देखा कि वेस्ट सिर्फ बातें करेगा लेकिन लड़ाई नहीं करेगा। क्रीमिया पर कब्जा होने के बाद रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के रीजन्स में भी प्रो रशिया रेबल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये वो मोमेंट था जब असली वॉर शुरू हो गई। 2014 से लेकर 2021 तक यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक छुपी हुई जंग चल रही थी। डोनेट्स्क और लुहांस्क के सेपरेटिस्ट्स जो रशिया के सपोर्टर्स थे, उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट के खिलाफ जंग शुरू कर दी। रशिया ओपनली कहता था कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर कोई जानता था कि रशिया सीक्रेटली इन सेपरेटिस्ट्स को वेपन्स और पैसे दे रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजियंस ऑफिशियली यूक्रेन का हिस्सा थे, मगर वहाँ रशिया का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। इस दौरान नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेन करना शुरू कर दिया। यूक्रेन को ड्रोन्स, मिसाइल्स और मॉडर्न वेपन्स दिए गए, मगर कोई भी मुल्क ऑफिशियली रशिया के अगेंस्ट वॉर नहीं कर रहा था। पुतिन धीरे धीरे रशिया पर अपना प्रेशर बढ़ाता गया। रशिया ने एनर्जी सप्लाई का यूज करके यूक्रेन और यूरोप पर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश की। 2021 के आखिरी महीने तक रशिया ने 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिए। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने की कोशिश करेगा तो रशिया एक्शन लेगा, मगर यूक्रेन और नाटो ने पुतिन की धमकियों को इग्नोर कर दिया। इस वक्त तक दुनिया को शक था कि रशिया अटैक करेगा, मगर कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि अटैक फुल स्केल इन्वेजन होगा। 24 फरवरी 2022 सुबह के 4 बजे रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइल स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। कीव, खार्किव, मारियोपोल और दूसरे शहरों पर रशिया के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ने हमला कर दिया। पुतिन ने कहा कि ये सिर्फ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन असल में ये एक फुल इन्वेजन था। रशिया का प्लान था कि कीव सिर्फ कुछ दिनों में गिर जाएगा, मगर यूक्रेन ने हर गोली का जवाब दिया। ज़ेलेंस्की, जो पहले सिर्फ एक एक्टर माना जाता था, अब एक नेशनल हीरो बन गया। जब अमेरिका ने उससे पूछा कि वो मुल्क छोड़ना चाहता है या नहीं, तो उसका जवाब था, मुझे प्लेन नहीं, मुझे वेपन्स चाहिए। ये वो मोमेंट था जब दुनिया ने देखा कि यूक्रेन इस जंग को आसानी से नहीं हारेगा। जब रशिया ने देखा कि यूक्रेन हार नहीं रहा, तो रशिया ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सिविलियन एरियाज पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। बुशा मैसाकर और मारियोपोल हॉस्पिटल बॉम्बिंग, ये सब वॉर क्राइम सामने आने लगे। यूक्रेन ने भी जवाब दिया और नाटो से और ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स लेने लगा। अमेरिका ने HIMARS मिसाइल्स दिए और टैंक्स दिए। ब्रिटेन ने फाइटर जेट्स भेजे और जर्मनी ने लेपर्ड टैंक्स दिए। रशिया ने यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। हर तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, वाटर सप्लाई का शॉर्टेज और फ्यूल का प्रॉब्लम था। आज भी ये जंग जारी है। रशिया ने खार्किव और ओडेसा पर नए अटैक्स किए और यूक्रेन ने भी मॉस्को और क्रीमिया पर काउंटर अटैक्स किए। चाइना सीक्रेटली रशिया का सपोर्ट कर रही है, जबकि नाटो यूक्रेन को और ज्यादा मॉडर्न वेपन्स दे रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रीजनल वॉर है या दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मीटिंग पहले से ही टेंशन से भरी हुई थी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि यूक्रेन रशिया के साथ जल्द से जल्द पीस एग्रीमेंट करे, जबकि ज़ेलेंस्की को रशिया पर भरोसा नहीं था और वो यूएस से सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा था। मीटिंग की स्टार्टिंग बहुत ही फॉर्मल थी, लेकिन जल्दी ही टेंशन बढ़ने लगी। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने ज़ेलेंस्की पर इल्जाम लगाया कि वो यूएस मिलिट्री असिस्टेंस के लिए शुक्रगुजार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, यूक्रेन ने हमेशा से यूएस की मदद को अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी समझा जाए। इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की ने पीस टॉक्स नहीं की तो वो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मोल ले रहा है। टेंशन इतनी बढ़ने लगी कि ट्रंप ने मीटिंग को जल्दी खत्म कर दिया और ज़ेलेंस्की को बिना किसी अग्रीमेंट के वापस भेज दिया गया। इस मीटिंग के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की मिलिट्री एड को सस्पेंड कर दिया, जब तक यूक्रेन पीस नेगोशिएशंस के लिए सीरियस नहीं हो जाता। अगर यूक्रेन हार गया तो क्या सिर्फ दुनिया देखती रहेगी? और अगर रशिया हार गया तो क्या पुतिन अपनी पावर बचाने के लिए न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगा? जंग अब भी जारी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है